गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोग अभी मैनेजमेंट को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट जो कि अभी मध्य प्रदेश के पटवारी वाले एग्जाम में आने वाला है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसका हमारा आज अगला लेक्चर है, जो कि हमारा पहला ही चैप्टर जो है मैनेजमेंट का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसी का एक पार्ट है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। हम लोगों ने वहां प्रूव किया था अलग अलग चीजों से कि आर्ट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है और मैनेजमेंट उनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट का पार्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या है, आपका साइंस का भी पार्ट है। इसको हम क्या करने वाले हैं, आपका डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट की बहुत सारी क्या करता है, आर्ट की बहुत सारी खूबियों को क्या करता है, अपने अंदर इंडल्ज करता है, अपने अंदर रखता है। तो उसके थ्रू हम बोल चुके थे ये जो एक कंफ्यूजन होता था कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या कुछ और है, तो उसको हमने कहां से डिस्कस किया था, करेक्ट किया था। हमने आर्ट की तरह उसे क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि भाई मैनेजमेंट क्या है, आर्ट का एक पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारी आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंडल्ज होती हुई नजर आई है। अब हम बात करते हैं आज कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, कि मैनेजमेंट क्या है, आपका साइंस का भी पार्ट है। ठीक है, इस चीज को हम क्या करते हैं, आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है जो कि नॉलेज का है। वो आपको क्या बताता है, आपका कुछ ट्रुथ के बारे में बताता है और ऑपरेशन जो कि जनरल लॉ के थ्रू आपको स्पेसिफाई करता हुआ नजर आता है। अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो साइंस बेसिकली क्या है, साइंस कुछ फैक्ट्स हैं या एविडेंसेस हैं। ठीक है, साइंस क्या है, आपका फैक्ट और एविडेंसेस का कंपाइल्ड नॉलेज है जो कि आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट तक क्या करता है, पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डेफिनेशन में, साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन अ सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशनल नॉलेज और ऑपरेशनल जनरल लॉज। ठीक है, यह आपको क्या करता है, जनरलाइज्ड लॉ बताता है जो कि आपको उस डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तब हम देखेंगे कि किस तरह से साइंस के कुछ फीचर्स, साइंस के कुछ बेसिक फीचर्स आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, वो आपको किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। पर सबसे पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि साइंस के वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिन्हें हम कंपेयर करके मैनेजमेंट के कंपेरेटिव स्टडी के अंदर एनालाइज करेंगे। तो साइंस का जो पहला फीचर हमें देखने को मिला कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो किस तरह से हमें साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या है साइंस, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, द फिनोमेना ऑफ एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखो सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो किस बिहाफ पे बने हैं, वो एक्सपीरियंस या नॉलेज के बिहाफ पे बने हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि न्यूटन साहब के सामने एप्पल गिरा तो उन्होंने लगा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, उन्होंने एनालाइज किया, स्टडी किया और हमें क्या दिया, ग्रेविटी का प्रिंसिपल हमें देखने को मिला। आज अगर कोई भी चीज हमें नीचे गिरते हुए नजर आती है तो हम बोलते हैं कि इट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं एक पेन को लेते हैं, उसे रब करते हैं किसी कपड़े के ऊपर और उससे हम क्या करते हैं, आपका पेपर के टुकड़े चिपकाते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या है, प्रिंसिपल है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या चार्ज क्या होता है, पेन के अंदर डेवलप होता है और वो पेपर की पर्चियों को क्या करता है, उठा लेता है। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो साइंस क्या है, एक नॉलेज का, ज्ञान का क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, लॉज के थ्रू, ठीक है, फिनोमिनास के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या किया है, आपका कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो भाई सबसे पहली फीचर क्या है, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे हमें किसके बारे में पता लगा, ग्रेविटी के बारे में पता लगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्ज के बारे में पता लगा कि अगर चार्ज होगा तो किस नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, पर अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नॉलेज है ये हमें कहां से मिलता है, इस साइंस के थ्रू ही मिलता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस क्या है कि साइंस इज अ बॉडी ऑफ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर हम आगे बात करते हैं, हमें और क्या देखने को मिलता है। दूसरा जो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रिंसिपल देखने को मिलता है साइंस का, या साइंस जिस चीज को फॉलो करता है बेसिक फीचर को, वो है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखो सीधी सी बात है, साइंस के बाद साइंस की कोई थ्योरी प्रपोज की गई, हाँ या ना,
साइंस की अगर कोई थ्योरी प्रपोज की गई तो इस थ्योरी को हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर सीधी सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर साइंस ने क्या दिया है, ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया है, तो मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करके क्या करूंगा, इसे गिरा के ग्रेविटी को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी बॉडी को रब करने से उसके अंदर चार्ज डेवलप होता है, तो मैं क्या करूंगा, उस बॉडी को किसी कपड़े से रब करके उससे क्या करूंगा, चार्ज डेवलप करके पेपर की पर्चियों को उठाने की कोशिश करूंगा। तो यहां जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। मतलब साइंस की जो थ्योरीज हैं, साइंस का जो नॉलेज है, उसे प्रूव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है साहब, हमें जरूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंटेशन की। मतलब वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें प्रूव होता हुआ नजर आता है। देखिए क्या बोलता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप, पहले से डेवलप किया जाता है, इन थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। किनको, जैसे ग्रेविटेशन की थ्योरी थी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी थी, करंट मैग्नेटिज्म की थ्योरी थी, ठीक है, उस तरह इनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फिर इनको टेस्ट किया जाता है रिपीटेडली, नंबर ऑफ टाइम इनको टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, और बाद में हम क्या करते हैं, साइंस के किसी एक एग्जैक्ट कंक्लूजन तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। अगर ग्रेविटी का प्रिंसिपल दिया तो उसने एप्पल भी गिराया होगा और एक फिदर भी गिराया होगा, तभी हम क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड द अर्थ, वो नीचे की तरह ही क्या करेगी, एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, आपको हमें क्या देखने को मिलता है, साइंस का जो प्रिंसिपल्स है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन से उन थ्योरीज को, उन एनालिसिस को क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है, नंबर ऑफ टाइम उनमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और फिर हम उसे प्रूव करते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या देखने को मिला हमें, तीसरा हमें देखने को मिला यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। जैसे छोटी सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई सामान या कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो नीचे गिरेगा, पर इसके लिए यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है कि अगर कोई बॉडी है, एक हमने फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला जी का, ठीक है, और जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो हमने जी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करी 9.8, ठीक है, तो ये 9.8 अर्थ के कंडीशन में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हम लोगों ने देखा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाला था, तो इसमें m1 और m2 क्या है, तो ये जो चीजें हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होगी। अर्थ पे भी वही ग्रेविटी, अर्थ पे भी ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगेगी, मास पे जाएंगे तो भी वो कहीं लगेगी, दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो ग्रेविटी है, ये या फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी है, वो यूनिवर्सली क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ये हमें समझ में आना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने बचपन में देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोई ये मार्कर मान लो और एक मेरे हाथ में कोई फिदर है, अगर वो दोनों को साथ में छोड़ा जाता है वैक्यूम के अंदर, तो वो कब गिरेंगे, तो वो दोनों साथ में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्या माना है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो फेदर का हो चाहे वो इस पेन का हो, इसको हम क्या मानते हैं, नलिफाई मानते हैं एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट है, तो भाई जी फिगर के ऊपर भी कांस्टेंट लगेगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या लगेगा, आपका कांस्टेंट लगेगा। तो क्या इस चीज से वो ग्रेविटी यूनिवर्सली वैलिडेट हो रहा है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये हमें 3 कैप मिले, आपके प्रिंसिपल्स मिले, जिनके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि साइंस जो है उनके अंदर एक एक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल रहा है। एक बार वापस से कवर करते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, साइंस एक्सपेरिमेंटेशन के कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस करता है। और दूसरा, साइंस के प्रिंसिपल जो होती है उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वो यूनिवर्सली क्या होते हैं, प्रूव होते हैं। उसमें भाई कहीं बहुत कम जगह एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, पर 99% क्या होते हैं, वो आपका वो प्रिंसिपल हर जगह क्या होता है, फॉलो होता हुआ नजर आता है। अब हम देखेंगे कि साइंस के वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं साहब। तो हम देखते हैं कि भाई वो सारे प्रिंसिपल्स जो हमें साइंस के मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, उनको हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट को हम क्या करेंगे, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह प्रूव करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मैनेजमेंट के भी खुद के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, स्टडी करने को मिलते हैं, ठीक है। उन्हीं प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है, डिसीजन लेता है।
हाँ या उसको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलती है। तो वही हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, और वही वो जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इट हैज इट्स थ्योरी एंड प्रिंसिपल, ये अपने थ्योरी और प्रिंसिपल्स को क्या करता है, कंपाइल करता है, जो कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ क्या हुई है, डेवलप की गई है। बट इट ऑल्सो डॉज दैट ऑन द अदर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हमें इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और मैथमेटिक्स के अंदर भी मैनेजमेंट या साइंस का प्रिंसिपल होता हुआ नजर आएगा। लाइक ऑल अदर द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकेबुलरी, ठीक है। जिस तरह हम लोग देखते हैं साइंस में हमने क्या दिया, एक फोर्स जो अर्थ क्या करता है, नीचे की तरफ लगाता है, उसे हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटी नाम दिया, ठीक है, ठीक है। उसी तरह यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी के है नॉलेज की, तो हमें देखने को मिलेगा इसकी खुद की भी क्या होगी, अपनी खुद की वोकेबुलरी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हम बात करते हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट में या सोकर में अपन बात करते हैं, फुटबॉल के अंदर कुछ कॉमन वोकेबुलरी यूज करते हैं, जिसको हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, अगर भाई कैच लेना है तो कैच को कैच ही बोलते हैं ना, हाँ है ना, रन लेना है तो रन को रन ही बोलते हैं ना, गोल मारना है तो गोल को गोल ही बोलते हैं ना। तो ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे पास आई है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लेयर भी उसे यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और उसी तरह क्या करता है मैनेजर जो होता है, मैनेजर भी क्या करता है अपने कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए जो मैनेजमेंट के अंदर वोकेबुलरी दी गई है उसको क्या करता है, यूज करता है। तो इस चीज से हमें प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं एक नॉलेज तो है भाई, एक सिस्टमैटिक नॉलेज तो है, जो कि एनालिसिस, ठीक है, स्टडी और इनके बिहाफ पे हमें प्रिंसिपल्स एंड लॉस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में क्या करता है, मिलता हुआ या प्राप्त होता हुआ नजर आता है। तो पहले वाला पॉइंट जो है आपका वो हमें प्रूव होता हुआ नजर आ गया। अगला जो देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड हमें देखने को मिला मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड द ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोगों ने क्या किया है साहब, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डराइव किया है, अगर हमने क्या किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इवॉल्व किया है, बनाया है, तो वो कैसे बने होंगे? क्या वो एक बार किसी सिस्टम में कोई थ्योरी या कोई फिलॉसफी एडजस्ट हो गई तो क्या हम उसे प्रिंसिपल बना देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल को, उस थ्योरी को नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, इंडल्ज करेंगे, उसे लगाएंगे। अगर वो चीज प्रूव होती है तभी हम क्या बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटेशन के बिहाफ पे क्या हुआ है, ये थ्योरी क्या हुई है, प्रूव हुई है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में थ्योरी बनती है, तो इसी बिहाफ पे हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर क्या किए गए हैं, बेस पे क्रिएट किए गए हैं। However, since the management deals with the human beings and the human behavior, आपको पता है कि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन बींग्स के साथ डील करता है, the outcomes of these experiments are not capable of being the accurately predicted and replicated। अब सीधी सी बात है, देखो ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या होता है, चेंज होता हुआ नजर आता है, वो हर जगह अलग अलग नजर आएगा। अगर कोई कपड़े की दुकान है तो वहां पर काम करने वाले लोगों की मानसिकता अलग होगी, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहां पर काम करने वाले लोगों की मेंटलिटी अलग होगी, कोई एक आईटी सेक्टर है तो वहां के लोगों का मैनेजमेंट अलग होगा। तो हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन और थोड़ा सा रेप्लिकेशन हमें क्या देखने को मिलता है, मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलता है। पर फिर भी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम एक्सपेरिमेंटेशन के बिहाफ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज ए इनडायरेक्ट साइंस, ठीक है, ये साइंस तो है पर क्या है, इनएक्ट साइंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं, हाँ नो डाउट, जब हम देखते हैं कि ये ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे क्या करता है, बिलीव करता है, उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंटेशन है, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। वो हर जगह सार्वभौमिक तरीके से क्या नहीं होंगे, आपका इंप्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह को हम मानते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक भी हमें देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट से क्रिएट किया गया एक लॉ है, एक सब्जेक्ट है जिसे हम एनालाइज करते हैं। थर्ड देखते हैं, तीसरा जो चीज हमें देखने को मिला, सिंस द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। देखिए सीधी सी बात है, अभी हम लोगों ने बात किया क्या कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है, आपका ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन
बिहेवियर पे क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ये देखा हमने कि ये क्या करता है, ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और आपको पता है कि ह्यूमन बींग और ह्यूमन बिहेवियर टाइम के साथ क्या होता है, ह्यूमन का नेचर चेंज होता जाता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, कि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होता जाता है। अब इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट के साथ ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग की नीड्स, ह्यूमन का बिहेवियर वो हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइंस के प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल और सार्वभौमिक हुआ करते थे, उस तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी होंगे? नहीं। हमारे यहां हमको देखने को मिलेगा कि टाइम के हिसाब से हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या लॉज ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये छोटे से एग्जांपल लेते हैं। कोविड की सिचुएशन आई, कोविड की सिचुएशन जैसे ही आई तो फर्स्ट लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया। पर फर्स्ट लॉकडाउन जैसे ही खुला तो हमारे पास क्या आया, प्रेशर आया कि हमें क्या करना है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडिया को बूस्ट करना है, हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा कामकाज ठप हो चुका था। डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है वो हमारा बिगड़ चुका था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्शन इंक्रीज करना चालू किया। आया ना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना चालू किया। तो क्या इसमें इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंपनी को वापस हाई एंड एलिवेटेड पोजीशन पर पहुंचाने के लिए क्या हमने वही पुराने प्रिंसिपल्स कंपनी के अंदर अप्लाई किए? नहीं। हम लोगों ने क्या किया, इन प्रिंसिपल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और किसी तरह से चेंज करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस सेकेंडरी सेक्टर की कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का जो नेचर है वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और डिमांड और सप्लाई जो है वो आपकी क्या हो चुकी थी, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद क्या हो चुकी थी, आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। मार्केट में क्या था, माल कम था, माल क्या था, कम था, और डिमांड उसकी ज्यादा हो गई। तो जब डिमांड को फुलफिल करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं आप पुरानी पॉलिसीज को तो ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी पॉलिसीज और प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप पहले भले ही एक शिफ्ट में क्या करते थे, सॉरी, आप एक शिफ्ट में क्या करते थे, काम करते थे। अब आपको डबल शिफ्ट में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पहले आप जो सैलरी देते थे वो सैलरी ज्यादा हुआ करती थी, पर कोविड की सिचुएशन के कारण सब पूरी इकोनॉमी पे क्राइसिस पड़ा तो आपने सैलरी को क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो यहां पर आपने देखा ना कि कोविड की सिचुएशन के कारण हम लोग देखते हैं कि हमारे लॉज और प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर चेंज आता हुआ नजर आता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल जो साइंस के प्रिंसिपल थे उस तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी होंगे? नहीं। हम लोग सिचुएशन के हिसाब से इसे क्या करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। और मैनेजर का काम क्या है, इन सब चीजों को लर्न करना, इन चीजों को मॉडिफाई करना और एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल क्या करना, रन करना, उसका ही काम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस जो कि हमें मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिले, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। हमें समझ में आ गया कि मैनेजमेंट जो है उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका साइंस में भी क्या होते हैं, साइंस से भी मैच करते हैं। तो क्या मैं इस बिहाफ पे ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं इस बिहाफ पे ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है उसके अंदर साइंस प्लस आर्ट इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, और इन सब को मिला के ही मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी, प्रोफेशन की तरह भी क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो अगला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, उसको हम क्या करते हैं, आपका स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या है एज ए प्रोफेशन की तरह। तो हम आगे देखते हैं मैनेजमेंट क्या है आपका प्रोफेशन की तरह हमें देखने को मिला। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह अगर हम देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही काम करेगा, पर वो एक प्रोफेशन की तरह होगा या नहीं होगा। इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या सारे मैनेजमेंट, सारे प्रोफेशनल्स के, प्रोफेशन के जो लॉज हैं वो क्या मैनेजमेंट के ऊपर इंप्लाई होते हैं, इसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, और इस चीज का आंसर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोफेशन को एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन के लॉज क्या हैं और क्या उन लॉज को मैनेजमेंट फुलफिल करता हुआ नजर आता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इस चीज का आंसर लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम हमारा जो प्रोफेशन है, ठीक है, वो मैनेजमेंट में आता है या मैनेजमेंट जो प्रोफेशन में आता है या नहीं आता है। इसमें हमें कुछ मिली जुली प्रक्रियाएं मिलेंगी, कुछ मिला जुला स्वरूप मिलेगा, उसको हम क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है साहब, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट के कुछ लॉज। ठीक है, प्रोफेशन जो कि कुछ लॉज फॉलो करता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ठीक है, प्रोफेशन जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है, हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
तो देखते हैं पहला प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ द नॉलेज। ये क्या है आपका, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसके अंदर भाई डेफिनेट प्रिंसिपल्स या नॉलेज क्या है आपका दिए गए हैं। जैसे सीधी सी बात है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय थ्रू द इंस्ट्रक्शन। आपको पता है कि कुछ रूल बुक होती है, या आपने देखा हो कोई नया प्रोडक्ट खरीदा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर उसकी यूजर मैनुअल होती है, तो क्या वो यूजर मैनुअल आपको उस क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के फैमिलियर होने में मदद करती है? उसी तरह कोई प्रोफेशन होता है, वो भी क्या करता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसका भी क्या है, ज्ञान का एक भंडार है, उसका भी क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि उस प्रोफेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो क्या आया कि एक यूजर मैनुअल या एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होती है, क्रिएट की जाती है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि भाई हर कोई इंसान उस सेक्टर के अंदर क्या नहीं ले सकता है, आपका एंट्री नहीं ले सकता। लेट एग्जामिन करते हैं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो क्या आप और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? नहीं, हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम जो कि कंडक्ट कराता है, ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम होती है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो कंडक्ट कराता है, हमें उसके क्या करना पड़ेगा, एग्जाम को पास करना पड़ेगा, और एग्जाम को पास करने के बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए की तरह बिहेव कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब इस प्रोफेशन में अगर कोई चीज एज ए प्रोफेशन है, ठीक है, एक्सपर्टीज है, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिक डिग्री या स्पेसिफिक क्या बोल सकते हैं एंट्री लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप उस प्रोफेशन के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, ठीक है, प्रोफेशन एज एसोसिएशन। प्रोफेशन क्या करता है, एक एसोसिएशन की तरह आपका काम करता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ठीक है, कि जो प्रोफेशनल होता है, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई लॉयर है, ठीक है, कोई वकील है, तो वकील बार काउंसिल का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट है तो वो चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि ऑल प्रोफेशंस आर एफिलेटेड टू द प्रोफेशनल एसोसिएशन। मतलब ये जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ये किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या होते हैं, एफिलेटेड होते हैं, ठीक है, विच रेगुलेट द एंट्री ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और ये जो एसोसिएशन होते हैं उस इंसान के एंट्री को और उसको एक सर्टिफिकेट देता है जिसके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकता है और अपने काम को फॉर्मुलेट कर सकता है। और इस एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट जो कि मेंशन किए गए हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उतने लॉयर्स के लिए क्या बना रखे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, तो उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। अगला बात करते हैं इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या देखने को मिला, हमें कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे सीधी सी बात है, अगर डॉक्टर है, ठीक है, अगर कोई हम देखते हैं डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो अपना ओथ लेता है, ठीक है, कि वो अपना काम को अच्छे से करेगा, तो ये उसकी इथिकल ड्यूटी है। अगर भाई आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है, उसमें वो पूछता है ना कि अगर कोई मरने की हालत में हो तो क्या उसका फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो बेसिकली हम लोगों का डॉक्टर का ओथ क्या है कि उसे पेशेंट का क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसकी जान जो है उसे क्या करना है, बचाना है। तो इसीलिए मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या बताया गया कि डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, एक क्या है, एथिकल कोड के ऊपर बेस्ड है। तो क्या मरते समय फॉर्म भरना जरूरी है? साहब नहीं है, ठीक है। तो ऑल डॉक्टर्स क्या लेते हैं, अपने पेशेंट को बचाने के लिए शपथ लेते हैं। तो ये एथिकल बिहेवियर हो गया। इसका एक दूसरा मोटिव होता है सर्विस मोटिव, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट इंटरेस्ट। जो सीधी सी बात है, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो उसके इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप चार्टर अकाउंटेंट है तो सामने वाले का पैसा बचाने के लिए काम करोगे। अगर आप डॉक्टर हो तो सामने वाले की जान और ट्रीटमेंट करने के लिए काम करोगे। अगर आप टीचर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वालों को एजुकेट करने के लिए, राइट नॉलेज डिलीवर करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्विस मोटिव भी होता है। जैसे अगर आप, छोटी सी बात है, अगर आप सोल्जर हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर, तो आपको क्या करना है, देश को प्रोटेक्ट करना है, या आपका क्या है सर्विस इंटरेस्ट है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमको देखने को मिलता है, ये कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हमें किसके देखने को मिलते हैं, प्रोफेशन को देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से समाये हुए नजर आते हैं, या मैनेजमेंट इनको फॉलो करता है या नहीं करता है। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया। यहां पर हमने पहले ही बात कर ली कि मैनेजमेंट 100% क्या नहीं करता है, प्रोफेशन के क्राइटेरिया को मैनेज नहीं करता है,
ठीक है, तो कुछ हद तक वो क्या हो सकता है, प्रोफेशन के फीचर को अडॉप्ट करेगा और कुछ हद तक वो क्या करेगा, इसे अवॉइड भी करेगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन द मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग द वेल डिफाइंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ बिजनेस। हम लोग देखते हैं कि हमने पहला देखा था कि क्या है, नॉलेज का बॉडी है, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ बिजनेस एक नॉलेज के थ्रू, एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू क्या करते हैं, आपका रन हो रहे हैं। पर आप एक बात बताइए कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या डेफिनेट वैरायटी ऑफ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल लगेंगे? नहीं। स्कूल के लिए वो प्रिंसिपल अलग हो सकता है, कोचिंग के लिए वो अलग हो सकता है, एक आईटी सेक्टर के लिए वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल्स है, ठीक है, ये नॉलेज जो है, एक्वायर्ड नॉलेज, वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग प्रोफेशन के लिए। इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, पर ये फुल फ्लेजेड हर जगह अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आएगा। द सब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज थॉट एट ए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ाया जाता है, जिसके लिए हमने आईएम्स वगैरह को भी क्या किया है, आपका इस्टेब्लिश किया है, जिसने क्या किया है, इंस्टीट्यूट के अंदर आपका चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो क्या करता है, लोगों को बढ़ाता है। पर कहीं ना कहीं ये हम नॉलेज दे रहे हैं किस चीज़ को, किस चीज़ का, मैनेजमेंट का, ये 100% हर जगह, हर सिचुएशन के अंदर उस तरह प्रोफेशन की तरह एम्प्लॉय होता हुआ नजर नहीं आता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो हमें देखने को मिला वो क्या है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी मोर। देखो सीधी सी बात है, रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। हमने देखा था प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर कोई इंसान चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसको चार्टर अकाउंट की डिग्री चाहिए, पर यहां पर मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। यहां पर आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, मैनेजर की पोस्ट को हासिल कर सकते हो। अगर हम लोग देखें तो छोटा सा हम देखते हैं कि मैनेजर जो है वो अपने इर्रेस्पेक्टिव आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भले ही एमबीए पीजीडीएम हो या ना हो, पर उसके पास क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको डील करने का तरीका है। तो हम मेडिकल को ये समझते हैं, हम मैनेजमेंट को ये समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, आपके इंडल्ज प्रोसेस है जो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट जो है उसके अंदर एक ट्रेनिंग और नॉलेज के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। पर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको उसके लिए एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री चाहिए, एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, एक डिग्री आपको क्या करनी पड़ेगी, होल्ड करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप बन सकते हो। तो मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई मैनेजर बनना चाहता है आईटी सेक्टर में कोई अच्छी पोस्ट पे तो बन सकता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती कि आपको डेफिनेट क्वालिफिकेशन आपको रखना पड़ेगी। यहाँ पर आप एक्सपीरियंसेस और अपने अनुभव के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। अगला देखते हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं क्या कि देयर आर द सेवरल एसोसिएशन। हमारे यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे एसोसिएशन है जो कि प्रैक्टिसिंग मैनेजर को लाइसेंस देता है, जिनमें से एक एसोसिएशन का नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन। पर जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि बार काउंसिल का मेंबर होना लॉयर को जरूरी है, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट मेंबर का एसोसिएशन का मेंबर होना चार्टर अकाउंटेंट का को जरूरी है, उस तरह यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती है मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजमेंट हमेशा किसी एसोसिएशन का मेंबर हो। इसी तरह हम देखते हैं कि AIMA जो है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो बना है मैनेजर को परमिट करने के लिए, पर जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैनेजर इस एसोसिएशन के मेंबर हों। तो यहां पर ये जो प्रोफेशन का जो तरीका, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी आपको 100% फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि इसके मेंबर हो, ऑथेंटिक हो, पर जरूरी नहीं कि हर मैनेजर इसका, कंपल्शन नहीं है कि हर मैनेजर इसका मेंबर होता हुआ नजर आए। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। द बेसिक पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल। यहां पर सेटिस्फेक्शन, आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन गोल नहीं होगा। यहां पर आपका जो आपको गोल दिया गया है उसको अचीव करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करना ही मैनेजमेंट का क्या होगा, आपका मैनेजमेंट का आपका क्राइटेरिया होगा। दिस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा बिजनेस के लिए, है ना। सर्विस फॉर द हॉस्पिटल के लिए सर्विस की तरह होगा, ठीक है। हाउएवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड, ठीक है, कहीं ना कहीं ये होल्ड नहीं करता है, ठीक है, जो कि टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता नजर आता है। इनिशियली अगर हम लोग देखें कि हम प्रॉफिट के ऊपर ही काम करेंगे तो ठीक है भाई, हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाएंगे। तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं होता है। जो गोल होते हैं आपके, वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ
या इन्वायरमेंट के साथ हमें क्या होते आएंगे, चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए जिस तरह से प्रोफेशन के अंदर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या अपना अपना जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फेक्शन क्या है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसी तरह हमें यह समझ में आया कि मैनेजमेंट के अंदर जो अल्टीमेट गोल है उसे अचीव करना तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर इन्वायरमेंट के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उस गोल को भी चेंज करने के काम कर सकते हैं। वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। चलिए, ये होता है आपका मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह एवेल्युएट करने का काम। हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं कल, और कल हम बात करते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।